मैं पीए मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड, नहीं सॉरी, बीए पार्ट थर्ड, आधुनिक विश्व का इतिहास, इसके अंतर्गत हम जापान का आधुनिकीकरण और जापान में सैन्यवाद, इस पर पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की और उसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं हम वाशिंगटन सम्मेलन 1921-22। अमेरिका और जापान के बीच आपसी संघर्ष तथा प्रशांत प्रदेश में विरोधी नीतियों और नौसैनिक युद्ध सामग्री में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संभावित युद्धों को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन 11 नवंबर 1921 में आरंभ हुआ और 6 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ। इसमें 9 देश ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने कुछ देशों के पारंपरिक संघर्षों के कारण को दूर किया। वाशिंगटन सम्मेलन द्वारा कुल मिलाकर के 7 संधियां की गई, जिनमें 3 विशेष महत्व है। पहली संधि 5 राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और इटली के बीच की। इसमें यह तय किया गया कि इन राज्यों को जंगी जहाज़ों का यह अनुपात रखा जाए कि अमेरिका 5, ब्रिटेन 5, जापान 3, फ्रांस 1.68 और इटली 1.67। दूसरी संधि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान के बीच की गई, जिसमें तय किया गया कि यदि भविष्य में प्रशांत क्षेत्र में अनेक अधिकृत द्वीपों के बारे में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा राजनीतिक तरीकों से न हो सके तो उस पर विचार करने के लिए चारों देशों का एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाएगा। और इस संधि में आंग्ल जापानी संधि को समाप्त करने की भी व्यवस्था की गई, जो 1902 में की गई थी। तीसरी संधि के द्वारा 9 राष्ट्र समझौता 9 पावर पैक्ट हुआ। इसमें चीन की प्रादेशिक अखंडता और मुक्त द्वार के सिद्धांत के परिपालन पर अंतर्राष्ट्रीय वचन को फिर से दोहराया गया। एक अन्य संधि के द्वारा चीन की शुल्क पद्धति में भी सुधार करने का वचन दिया गया। जापान और चीन अपने शांतुंग प्रदेश संबंधी विवादों को भी हल कर लिया। शांतुंग प्रदेश जो पहले जापान के प्रभुत्व में थे, वे कुछ ऐसी शर्तों पर चीन को हस्तांतरित कर दिए गए जो दोनों ही पक्षों को मान्य थी। जापान और अमेरिका ने भी एक समझौता के द्वारा यह द्वीप के संबंधों में अपने विवादों का निपटारा कर लिया। जापान चीन संबंध। वाशिंगटन समझौता के समय से ही जापान और चीन के संबंधों में सुधार हुआ। वाशिंगटन समझौते की पालना में जापान ने शांतुंग प्रदेश में अधिकृत संपत्तियों को चीन को लौटा दी। मार्च 27 में जब चीन की राष्ट्रवादी सेना ने नानकिंग पर अधिकार कर लिया तो वहाँ विदेशों के साथ बुरा व्यवहार किया गया। जापान के वाणिज्य दूतावास को लूट लिया गया। जापान सरकार ने मांग की कि अपराधी सेनाओं के कमांडरों को सजा दी जाए। उनके प्रति किए गए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना की जाए तथा जन धन की क्षतिपूर्ति की जाए। 27 में हांगोक
में जापान द्वारा अधिकृत भूभाग में वहाँ के लोगों ने जापानियों पर आक्रमण किया। इसीलिए 29 के ग्रीष्म ऋतु में चीनी राष्ट्रवादियों की प्रगति को देखकर जापान ने शांतोंग में अपनी सेना भेज दी। इस प्रदेश से बहुत से जापानी रहते थे। मार्च 29 में जापान का चीन सरकार से समझौता हो गया, जिससे इस प्रांतों में जापानी सेनाओं को वापस बुला लिया गया। जैसे जैसे चीन में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार होता गया, वैसे वैसे मंचूरिया में जापान की उपस्थिति उत्तेजनाजनक का कारण बन गई। जापान पर अधिकाधिक पूंजी लगा जा रहा था। वहाँ के कोयला और लोहे के विपुल भंडार जापान के उद्योगों के लिए विशेष महत्व था। चीन मंचूरिया में अपनी रेल व्यवस्था और हुलुताओ में एक बंदरगाह निर्माण में प्रयत्नशील था, जिससे उनकी जापान पर निर्भरता कम हो सके। जून 28 में राष्ट्रवादियों के संघर्ष के दौरान जब चांग तशो लिंग मुकदेन लौट रहा था, तो बम विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। चीनियों की धारणा थी कि इस हत्या के पीछे जापानियों का हाथ है। यद्यपि चांग तशो लिन की मृत्यु के पश्चात उसके दो पुत्र चांग शुंग लांग ने उसका स्थान लिया और वह राष्ट्रवादियों से मिल गया, लेकिन जापान के साथ उसके संबंध यथापूर्वक बने रहे। जापान इस बात पर अडिग था कि मंचूरिया में उसके मुख्य स्वार्थ राजनीतिक न होकर के आर्थिक है। तनाका स्मरण पत्र। अप्रैल 1927 में बैरन तनाका जापान का प्रधानमंत्री बना। जापान की सैन्य शक्ति को बढ़ाने के पक्ष में था। जुलाई 27 में प्रसिद्ध तनाका स्मरण पत्र रचना की। इसके अनुसार जापान में राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए न केवल मंचूरिया, मंगोलिया और चीन की विजय की आवश्यकता है, बल्कि संपूर्ण एशिया और दक्षिणी सागरीय देशों की विजय की भी आवश्यकता है। इस कार्य को करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाने की सलाह दी गई। तनाका स्मरण पत्र के अनुसार हमें विश्व को विजय करना है और इसके लिए एशिया की विजय आवश्यक है। एशिया विजय करने के लिए चीन की विजय करना आवश्यक है और चीन की विजय के लिए उसके द्वार मंचूरिया और मंगोलिया पर विजय करना आवश्यक है। तो इस प्रकार जापान सरकार के द्वारा अपने एक उद्देश्य तनाका स्मरण पत्र के द्वारा प्रकट किए। मंचूरिया कांड 1931 जापान की साम्राज्यवादी नीतियों के अनुसरण करना आरंभ कर दिया। कोरिया अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के बाद जापान का दूसरा स्वाभाविक लक्ष्य मंचूरिया था। चीनी राष्ट्रवादी भी मंचूरिया पर अधिकार करना अपनी राष्ट्रीय एकता की पूर्ति और रक्षा के लिए आवश्यक समझते थे। चीन जापान के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए जापानी रेलवे लाइन की समानांतर रेल की पटरियां बिछाने की योजना बनाई, जिसका जापान ने विरोध किया। चीन इस प्रयास की सफलता का अभिप्राय था। दक्षिणी मंचूरिया रेल कंपनी का विनिष्ट होना। जापान इस हानि को कभी सहन नहीं कर सकता था। मुकदेन की घटना। इस समय चीन में राष्ट्रवादी की भावना विकसित हो चुकी थी। उसका उद्देश्य मंचूरिया के में रूस और जापान के विस्तार को रोकना। 31 के ग्रीष्म ऋतु में मंचूरिया एवं कोरिया में चीनियों तथा कोरिया वासियों ने जो जापान के अधीन थे भी संघर्ष हुआ। सितंबर 1931 में अचानक जापानियों ने हमला कर दिया। कुछ सप्ताह पश्चात चांग शुंग लाई की सेनाओं की हार होने लगी और वह मंचूरिया छोड़कर भाग गई। मंचूकाओ की स्थापना। 18 फरवरी 1932 को मंचूरिया में एक पृथक राज्य की स्थापना कर दी गई।
इस नए राज्य का नाम मंचुकाओ रखा। मंचूरिया ने तीनों पूर्ववर्ती प्रांत तथा जेहोल के प्रदेश को इस नए राज्य में सम्मिलित किया। 9 मार्च 32 को मंचुकाओ के लिए संविधान का निर्माण किया। शासन विधान का प्रधान सम्राट यूई को बनाया। 15 सितंबर 1932 को जापान औपचारिक रूप से इस राज्य की मान्यता प्रदान कर दी। चीन मंचूरिया को खोकर चुप नहीं था बैठ सकता था। उसके लिए उस मामले को राष्ट्रसंघ में उठाया। जापान ने राष्ट्रसंघ में घोषणा पत्र, नौ राष्ट्र की संधि और केलोंग ब्रिया पैक्ट की भावना को बेरहमी से कुचल दिया। राष्ट्र संघ ने लॉर्ड लिंटन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। आयोग ने सामान्य रूप से जापानियों को दोषी ठहराया। जापान ने 33 में राष्ट्र संघ की सदस्यता का त्याग दे दिया। 1932 में अमेरिका के सिस्टम सिद्धांत की घोषणा के अनुसार अमेरिका पूर्वी एशिया में किसी प्रकार के प्रादेशिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा। उसने ये भी कहा कि चीन की प्रादेशिक अखंडता पर किए गए किसी प्रहार को मान्यता नहीं देगा। ब्रिटेन और अमेरिका के संबंध मंचुकाओ की स्थापना के कारण जापान से तनावपूर्ण हो गए थे। जापान का चीन के उत्तरोत्तर विकास। मंचुकाओ का निर्माण चीनी महाद्वीप पर जापान के बढ़ते हुए नियंत्रण की पूर्व सूचना थी। जापान 33 में मंगोलिया के पूर्वी छोर पर स्थित जेहोल प्रांत पर अधिकार करके उसे मंचुकाओ राज्य में मिला लिया। जापान रूस से भयभीत था, इसीलिए नवंबर 36 को जापान की सरकार नाजी जर्मन के साथ साम्यवादियों के विरुद्ध एक संधि में शामिल हुई। 37 में जापान और फासिस्ट इटली के बीच भी साम्यवाद के विरुद्ध एक समझौता हो गया। इसे कॉमिंटर्स विरोधी संधि कहा जाता है। जापान चीन पर निरंतर दबाव बनाए रहा। वहाँ उसने राष्ट्रवादी सरकार को उनके साथ आर्थिक सहयोग देने तथा चीन से साम्यवादियों को बाहर निकालने में उसका साथ देने का आग्रह किया। इसके साथ ही यह स्पष्ट था कि जापान संपूर्ण भीतरी मंगोलिया और उत्तरी पूर्वी चीन को अपने नियंत्रण में लाने के लिए प्रयत्नशील है। जापान के इस क्षेत्र विस्तार ने चीनियों के मन में कट्टर विरोधी की भावना पैदा कर दी। अतः चीन में जापानी व्यापार के बहिष्कार हेतु एक आंदोलन आरंभ हुआ। 36 के अंत में जापान के खतरे का सामना करने के लिए नानकिंग की चांगकाई शेक सरकार और चीनी साम्यवादी सरकार एक साथ हो गई। 7 जुलाई 1937 की रात को लुकोचियाओ अथवा मार्को पोलो पुल के निकट नानकिंग नगर में चीन जापान सैनिकों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। जापानियों ने यांगत्से के आगे बढ़कर सितंबर 37 में नानकिंग पर अधिकार कर लिया। जापानी सेना का कैंटन हेहान पर अधिकार हो गया। 30 मार्च 1940 जापान ने चीन के वांग चिंग के नेतृत्व में कठपुतली सरकार की स्थापना की। जापान की राजनीति में सैन्यवाद दिन प्रतिदिन अधिकाधिक प्रबल होते जा रहे थे और वो जापान ने सभी मामलों अपने हाथों में लेते जा रहे थे। उनकी नीति जापान के उन अति राष्ट्रवादी वर्गों के विचारों के प्रतिनिधित्व करती थी जिन्होंने धीरे धीरे देश में युद्ध की ओर प्रवृत्त किया। 7 दिसंबर 1941 जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण करके
अपने सैनिक अभियान को तेज कर दिया। थाईलैंड, इंडोचीन, हांगकांग पर आक्रमण करके और 25 दिसंबर 41 को अधिकार कर लिया। जापान ने मलाया द्वीप, सिंगापुर तथा बर्मा पर भी अपना अधिकार कर लिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्रों की सेना के आगे जापान को पराजय का सामना करना पड़ा। 6 अगस्त 45 हिरोशिमा, 9 अगस्त 45 नागासाकी पर बम गिराए गए। इन अणु बम को गिराने के बाद जापान ने 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह जापान का निशस्त्रीकरण कर दिया गया और उसे अपने 4 द्वीपों तक सीमित कर दिया गया। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध तक जापान ने अपना बहुत क्षेत्र का विस्तार कर लिया, लेकिन इस युद्ध में पराजय के साथ ही जितना भी उसका विस्तार था वो सब समाप्त हो गया और उसे मूल जो 4 प्रांत थे वहीं तक उसको सीमित कर दिया गया। और आज का जो हमारा वीडियो उसको हम यहीं समाप्त करते हैं।